बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 संस्कृत के प्रथम पाठ में सुभाषितान श्लोक है, उस श्लोक के बारे में हम आपको बताना चाहता हूँ। इसमें प्रथम श्लोक का उल्लेख है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः शुष्वादुतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। इसका भावार्थ यह है कि यदि आप ज्ञानी के पास जाएंगे, विद्वान के पास जाएंगे, गुणी व्यक्ति के पास जाएंगे तो आप गुण ही सीखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब देखिए, पूर्व पंक्ति में लिखा है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। यदि आप गुणी के पास जाएंगे, गुण सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे, और यदि वह ज्ञानी व्यक्ति आपको ज्ञान देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो भी कोई दोष नहीं है। लेकिन दूसरे पंक्ति में लिखा है कि ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। यदि आप अज्ञानी व्यक्ति के पास, निर्गुणी व्यक्ति के पास यदि ज्ञान सीखने के लिए जा रहे हैं और सरलता से वह आपको ज्ञान प्रदान कर दे रहा है, अर्थात वह ज्ञान जो है आपको वास्तव में अंधकार की ओर ले जा रहा है, तो ऐसे अज्ञानियों से ज्ञान सीखना नहीं चाहिए। तीसरी पंक्ति में लिखा है शुष्वादितो यः प्रवहन्ति नद्यः। जिस प्रकार से नदी का जल भले ही संक्षिप्त मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, किंतु मीठा जल होता है, वहीं पर समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। समुद्र में बहुत जल होता है, किंतु उस जल में किसी प्रकार से कोई भी गुण नहीं है जिस गुण के कारण मानव उस जल को ग्रहण कर सके। क्योंकि उस समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। उस खारे युक्त जल से मनुष्य या मानव अपने प्यास को बुझा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप निर्गुणी व्यक्ति के पास जाएंगे तो आप सही पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में सदैव गुणी व्यक्ति के पास जाकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, भले ही उसमें चाहे मुझे जितनी कठिनता क्यों ना हो, कितना भी मना करे, फिर भी मुझे प्रयत्न युक्त हो करके उस ज्ञानी से मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किंतु ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणी व्यक्ति के पास यदि हम गए हैं और सरलता से मुझे वह शिक्षा प्रदान कर दिए और मैं उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो वह शिक्षा हमारे जीवन में सदैव अंधकार ही उत्पन्न करेगी। अब जिस प्रकार से मैं भावार्थ आपको हिंदी में कर रहा हूँ, संस्कृत का ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहा हूँ, यदि आपको भी ऐसा करना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, आपको व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि संस्कृत में कहा ही गया है कि मुखम व्याकरणम। व्याकरण वह शास्त्र है जिस शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी बात को शुद्ध रूप से लिख सकें, बता सकें, बोल सकें, उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसलिए बच्चों, व्याकरण की शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जब आप व्याकरण की शिक्षा संपूर्ण रूप से अर्जित कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, सीख लेंगे, तो किसी भी विषय वस्तु का आप किसी भी विषय में ट्रांसलेशन करने में निपुण माने जाएंगे। जैसे संस्कृत में कारक है। अब कारक की परिभाषा ही है कि साक्षात क्रियान्वित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब क्या कह रहा है? साक्षात क्रियान्वित्वम,
कारकम अर्थात क्रिया के साथ। तो कर्ता जो होता है, कर्ता के द्वारा ही क्रिया होती है और क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। अब क्रिया जो है, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, तो केस में अर्थात कारक में कर्ता जो होता है वो सदैव प्रथमा व्यक्ति का होता है, कर्म सदैव द्वितीया व्यक्ति का होता है, कर्ण सदैव तृतीया व्यक्ति का होता है। इसी प्रकार से 7 व्यक्तियां हैं और 7 व्यक्तियों के द्वारा ही हम कारक को पूर्ण रूप से सफल और सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ट्रांसलेशन की बात करते थे, हम आपको बता रहे थे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अब देखिए, जैसे हिंदी में लिखा है कि सीता घर जाती है या राम घर जाता है, अब ये हिंदी में लिखा है, इसको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। रामः गृहं गच्छतु। अब जो राम है वो कौन है? कर्ता है। क्रिया क्या कर रहा है? जाने की। जा कहाँ रहा है? घर जा रहा है। और इसी को हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो राम गोes, राम जाता है। तो इस प्रकार से हम अन्वय करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए यदि प्रयत्न करें तो ठीक उसके पूर्व मुझे यह ज्ञात होना चाहिए कि मुझे व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। जब शिक्षा, व्याकरण रूपी शिक्षा को हम पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेंगे तो किसी भी विषय को, किसी भी विषय में हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। तो व्याकरण को सीखने से पूर्व हमें स्वर और व्यंजन का भी पूर्ण रूप से सबसे प्रथम याद करना अत्यंत आवश्यक है, जिसको कॉन्सोनेंट और वावेल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो पहले स्वर और व्यंजन के जो बातें हैं उनको पूर्ण रूप से मुझे ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। तदुपरांत इसके बाद फिर हमें संधि पढ़ना है। अब देखिए, संधि की भी परिभाषा क्या है? साक्षात क्रिया द्वयोः वर्णयोः अथवा बहुवर्णानां संयोगात् रूपांतरे जायते सह संधि। अब ये संस्कृत में हो गई। अब इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिससे नए शब्द की रचना होती है, उसे हम संधि कहते हैं। तो जो हमने इसको संस्कृत में ट्रांसलेशन किया, इस हिंदी को कि द्वयोः वर्णयोः अथवा बहुवर्णानां संयोगात् रूपांतरे जायते सह संधि, ये ट्रांसलेशन किया। तो किसके माध्यम से किया? जब मुझे व्याकरण का ज्ञान है, जब मुझे संधि का, समास का, स्वर का, व्यंजन का, इनका जब पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, तभी हम इसको ट्रांसलेशन करने में पूर्ण सफल व्यक्ति माने जाएंगे। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले कॉन्सोनेंट अर्थात स्वर, व्यंजन, ये सब याद कर लें, और इसके बाद आपको ट्रांसलेशन करने में, श्लोक को ट्रांसलेशन करने में, अर्थ समझने में, भावार्थ समझने में बहुत ही सरलता रहेगी। धन्यवाद।